नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। मेरे साथ मनोज पांडे जी हैं और हमेशा की तरह सनी सरद भी हैं। इसके पहले कि हम लोग चर्चा शुरू करें, लाइव में जो कैप्शन लिखा हुआ है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। और आपको मालूम है कि अब जब हम लोग ये बात शुरू करने जा रहे हैं, तकरीबन 10 महीने हैं अगर तय समय पे चुनाव हुआ तो, लोकसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पे काम करना शुरू कर दी है। झारखंड में कौन किस तरीके से अपना अपना पत्ता सेट कर रही है, उन्हीं चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। एनडीए के भीतर क्या चल रहा है और महागठबंधन के भीतर क्या चल रहा है। झारखंड गठन के बाद से अब तक कौन सी पार्टियां कितने सीटों पे चुनाव लड़ी और उसका क्या परिणाम हुआ। महागठबंधन के तहत लोग गए साथ में या फिर एनडीए के तहत जो आपस में जो अलायंस पार्टनर हैं वो लोग चुनाव लड़े। इस पूरे डिस्कशन में जो है इन्हीं सारे बिंदुओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ सनी सरद हैं। सनी सरद से पहला सवाल मैं ये पूछता हूँ कि सनी जी, अगर हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं कि एनडीए और यूपीए के भीतर सीटों को लेकर के जिस तरीके से खींचतान शुरू हुई है, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों का बयानबाजी शुरू हो गया है, लोग दावा कर रहे हैं पिछले बार के मुताबिक ज़्यादा सीटों को लेकर के। इसके पहले हम लोग ये दर्शकों को बताना ज़रूरी समझ रहे हैं कि भाई झारखंड गठन के बाद से कौन से दल जो है किस भूमिका में चुनाव लड़े, खास करके लोकसभा चुनाव के दौरान। तो अगर एनडीए की हम लोग बातचीत करें तो क्या डाटा जो है वो जेहन में याद आ रहा है आपको? देखिए, एनडीए की जहाँ तक बात करें तो झारखंड अलग होने के बाद सिर्फ 2019 का ही जो चुनाव है उसमें बीजेपी और आजसू गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में थे। 19 पर आपको पता होगा कि गिरिडीह से आजसू के जो उम्मीदवार थे, जो सांसद वहाँ से जीत कर आए हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी। इसके अलावे सभी सीट पर बीजेपी के ही कैंडिडेट थे। इससे पहले चाहे बात 2004 की हो, 9 की हो या फिर 14 की, सभी सीटों पर जो है सभी चुनाव में बीजेपी 14 के 14 सीट पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन 2014 के चुनाव में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में आजसू के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, वो खुद रांची से चुनाव लड़े थे। 2014 के चुनाव में कई और दूसरे दल के जो कैंडिडेट हैं वो भी चुनावी मैदान में थे। 2014 के चुनाव में आजसू 2 सीट पर चुनाव लड़ी थी। ये कोई गठबंधन नहीं था। आजसू अकेली जो है रांची और हजारीबाग सीट से, हजारीबाग से लोकनाथ महतो जो है आजसू के उम्मीदवार थे, वो चुनाव लड़े थे। इसके अलावा आजसू की तैयारी थी लोहरदगा सीट पर भी लड़ने की, लेकिन उस वक्त जो पार्टी का सिंबल है वो लेकर जिसे दिया गया था समय पे नहीं पहुंचा या फिर समय पर नहीं पहुंचा, लेकिन वहां पर वो उनका कैंडिडेट जो है खड़ा नहीं हो पाया। तो जो एनडीए का समीकरण है वो तो यही रहा है कि 2019 के अलावे सिर्फ बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी है। अब 19 में साथ मिलकर लड़ी और उसका परिणाम भी बेहतर हुआ। तो ये तो एनडीए का है। तो और महागठबंधन जो मौजूदा स्वरूप है राजद, कांग्रेस और झामुमो का, अगर उसका हम लोग देखें कि 2000 के बाद से क्या स्थिति रहा है, तो उसका क्या डाटा है? तो देखिए, महागठबंधन का स्वरूप तो लगभग यही रहा। आंकड़े भले इधर उधर थोड़ा बहुत हुए हैं। झारखंड अलग होने के बाद जब जब लोकसभा के चुनाव हुए तब तब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद जो है वो मिलकर ही चुनाव लड़े। 2004 में जो है कांग्रेस 8 सीट पर चुनाव लड़ी थी, राजद 2 सीट पर, चतरा और पलामू, और झामुमो 4 सीट पर, गिरिडीह, जमशेदपुर, दुमका के अलावा एक और सीट पर वो चुनाव लड़े थे, जिसमें कि परिणाम बेहद ही शानदार और महागठबंधन के पक्ष में हुआ था। कांग्रेस 8 में से 6 सीट पर चुनाव जीती थी। इसके अलावा झामुमो जो है वो 4 सीट पर चुनाव जीते थे और राजद दोनों सीट अपना जो है उनका वो दोनों सीट बचा लिए थे। तो ये तो 2004 में उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा था। इसके अलावे जो एक भुवनेश्वर जी जो है वो हजारीबाग से वो चुनाव जीते थे। भाजपा से बाबूलाल मरांडी इकलौते जो कह सकते हैं कि उम्मीदवार थे, नेता थे भाजपा के, जो कोडरमा से चुनाव जीते थे। 2004 की बात कर रहे हैं। 2004 की बात। उसके बाद बाबूलाल मरांडी भाजपा छोड़कर जेवीएम बनाए। उसके बाद वहाँ पर बाय इलेक्शन हुआ और बाय इलेक्शन में भी बाबूलाल मरांडी ही विजयी हुए थे। तब की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी
कि सरकार के बाद जो है चुनाव हो रहा था 2004 में, और साइनिंग इंडिया का एक अलग नारा दिया गया था। माहौल चल रहा था। लेकिन 2004 में झारखंड में 14 में से 13 सीट जो है यूपीए गठबंधन के पास गया। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर 2009 में चुनाव हुए। 2009 में जो है महागठबंधन के लिए ठीक ठाक नहीं रहा। कांग्रेस सिर्फ एक सीटों का जो आंकड़ा है वो वही था। 2004 में जिस हिसाब से वो लोग लड़े थे, कांग्रेस 8 सीट, राजद 2 सीट और झामुमो 4 सीट पर, 2009 में भी इसी समीकरण के साथ लड़ा गया। लेकिन कांग्रेस सिर्फ अपना जो रांची सीट है जहां से सुबोध कांत सहाय चुनाव लड़े थे वो जीते थे। इसके अलावे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कैंडिडेट थे वो दुमका से गुरुजी थे खुद, और राजमहल से, ये दोनों सीट जेएमएम बचाने में कामयाब रही थी। गोड्डा में बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पर मामला हो गया था। गोड्डा में जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन हैं, शिबू सोरेन के बड़े बेटे जो अब नहीं रहे, वो बागी हो गए थे और वो चुनाव लड़े थे। और उनके चुनाव लड़ने के कारण फुरकान अंसारी करीब 4300 वोट से चुनाव हार गए थे, और पहली बार निशिकांत दुबे वहाँ से चुनाव 2009 में जीते थे, और उसके बाद से अब तक वो लगातार जीतते आ रहे हैं। 2019 में भी लगभग यही समीकरण था। हालांकि उसमें समीकरण ये हो गया था कि 7, 4, 2 और 1 का। अब चूंकि 2024 का है, अब 2024 में क्या समीकरण रहता है ये भी देखना होगा। 7, 4, 2, 1 का जो फॉर्मूला था सनी, वो भी दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि ये जो 2 सीट जिसके खाते में गया था, वो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी जेबीएम, और वो अब बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं। और इन्हीं 2 सीटों को लेकर के जो है अब खींचतान शुरू हो गई है महागठबंधन के बीच। और इसमें एक और बात है कि 2019 में एक और बागी हो गए थे, सुभाष यादव, जो राजद के कैंडिडेट बनकर वो चतरा से खड़े हुए थे। लेकिन वो महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें चतरा सीट नहीं मिला था, सिर्फ पलामू सीट मिला था। तो अब 24 में देखिए क्या होता है। हालांकि 2019 में महागठबंधन के अगेंस्ट ही कहा जा सकता है कि जो परिणाम है वो निकलकर सामने आया। चूंकि 12 सीट पर बीजेपी जीत गई, सिर्फ 2 सीट महागठबंधन के खाते में आए। बीजेपी और एक आजसू गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी जीते, और सिर्फ 2 सीट पर राजमहल और चाईबासा, राजमहल में विजय हांसदा जीते, और चाईबासा से गीता कोढ़ा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो जीती। तो अब तक जो हुआ झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान, कैसे कौन सा दल जो है किस गठबंधन के तहत लड़ा और कौन कितना सीट पे जीत हासिल किया, हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी से बात करते हैं। 2024 का चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मी अब तेज हो गई है, और दलों के भीतर जो नेता अपनी कोशिशें कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन खास करके जो महागठबंधन फोल्डर के तहत जो एक खींचतान है, एनडीए के भीतर भी जो है, भले ही वो मीडिया के पास जो है वो बयानबाजी अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो चीज़ें दिख रही है पांडे जी, जैसे आजसू के जो सुप्रीमो हैं कल राजमहल में थे, पाकुड़ में वो राजमहल लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम कर रहे थे। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लोकसभा चुनाव का शंखनाद खास करके झारखंड में जो है गिरिडीह से करते हैं, जहाँ पे पिछली दफ़ा आजसू पार्टी चुनाव जीत करके आई। तो इस तरीके का जो खींचतान हो रहा है, और महागठबंधन के अंदर जो चीज़ें देख रहे हैं, जैसे राजद ने 4 सीट पे दावा कर दिया, कांग्रेस और झामुमो में लगातार बड़ा भाई और छोटा भाई का बातचीत चल रहा है, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? और ये जो एकजुटता के साथ लड़ने की बात और कवायद हो रही है 2024 को लेकर के, चाहे एनडीए कर रहा हो या फिर महागठबंधन कर रहा हो, क्या आपको लगता है कि उस दिशा में लोग बढ़ रहे हैं? एनडीए तो एकजुट रहेगा, उनके पास विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है। और जहाँ तक रहा महागठबंधन का भी, तो जो 17 तारीख को बेंगलुरु में होने वाला है उसके बाद रूपरेखा तैयार होगी, क्योंकि फिर कम्युनिस्ट को भी जगह देने की बात हो रही है। तो गिरिडीह और हजारीबाग 2 सीट जो है उस पर कम्युनिस्ट का मतलब दावा बनता है। तो गिरिडीह हो गया जेएमएम का सीट और हजारीबाग हो गया कांग्रेस का सीट। तो अगर उनको भी एडजस्ट करेंगे ये लोग, तो इन दोनों सीट पे उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। फिर आरजेडी को एक ही सीट पे मतलब संतोष करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये तीनों दल जो हैं, आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम, ये तीनों मान के चल रहे हैं कि जो हमारा पूर्व का फार्मूला है उसी में दो सीट जो जेबीएम को मिले हैं वो हम लोग आपस में बैठ के चर्चा कर लेंगे कि किसको कौन सा कहाँ मिलना है। आप जो एक वाम दल वाली बात जो बोल रहे हैं,
ये तो उस दिन स्पष्ट हुआ जिस दिन झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक थी, और उसके पहले भी जैसे सीपीआई के जो महासचिव डी राजा आकर के मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, उसके बाद से कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि महागठबंधन के भीतर वाम दल को भी जगह मिले। लेकिन जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक के बाद, जिसमें गुरुजी की अध्यक्षता कर रहे थे, मुख्यमंत्री भी थे, सारे मंत्री और विधायक वहाँ पे मौजूद थे ज़्यादातर लोग, उसके बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विनोद पांडे ने किया, उसमें बाकायदा उन्होंने मीडिया के सामने भी ये बात कबूली कि भाई वाम दलों को भी जो है महागठबंधन के भीतर लाया जाएगा कोशिश। तो क्या ये माना जाए कि ये जो हजारीबाग और गिरिडीह को लेकर के, या फिर कोडरमा का जो सीट है, माले के राजकुमार यादव लड़े थे वहाँ से, तो हजारीबाग में सांसद रहे हैं भुवनेश्वर मेहता जो सीपीआई के लीडर हैं, तो ये दोनों सीट पे आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ विचार कर सकती है? क्योंकि कांग्रेस के पास था हजारीबाग, कोडरमा का जो सीट है वो तो मान लिया जाए कि जेबीएम कोटे में था, तो वो अभी वैकेंट है महागठबंधन के वो स्वरूप को देखे तो। बिल्कुल, आप हजारीबाग से उम्मीदवार देखिए तो अदमाना मन से उतारा गया उम्मीदवार था, धीरज साहू के भाई गोपाल साहू को दिया गया। तो उस पर कांग्रेस के मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई एक फार्मूला तैयार होगा और उस फार्मूले में कहीं भी अगर कोई आ रहा है तो आपको देना पड़ेगा, यही होता है बड़ा दिल, और इसको आपको करना पड़ेगा, तभी आप एक इकट्ठा महागठबंधन कह सकते हैं, नहीं तो सिर्फ गठबंधन कह सकते हैं। तो 17 तारीख को जब बेंगलुरु में जो प्रस्तावित है अब तक, उसमें ये तय हो जाएगा कि कैसे कैसे होगा, क्या सीटिंग सीट पे भी कंप्रोमाइज होगा या सीटिंग सीट एज इट इज रह जाएगा, उन सारे फार्मूला में, और कहाँ किसको एडजस्ट किया जा सकता है, तो उन सारी चीज़ें, जैसे बिहार के भी बारे में है कि हो सकता है कि वहाँ पे माले से को भी जगह मिले, लेकिन उनसे कुछ त्याग भी लिया जा सकता है माले से। फिलहाल हम लोग तो झारखंड पे ही बात कर रहे हैं, अभी जो चीज़ें दिख रही है, पहले महागठबंधन पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। पिछला खास करके जो 2019 का जो चुनाव हुआ, उसमें जेएमएम 4 सीट पे चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी 7 पे, 1 पे राजद और 1 पे फ्रेंडली फाइट हुआ चतरा में। इस बार जो दावेदारी है, राजद 4 सीटों पे दावेदारी कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि वो 4 की बजाय 6 सीट पे चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि 7 की बजाय 9 सीट पे चुनाव लड़े। तो ऐसे में तो चीज़ें दिख रहा है कि भाई 19 सीट चाहिए और 14 ठो लोकसभा का सीट है। तो महागठबंधन में अगर इस तरीके की दावेदारी होगी, चीज़ों तो उस अनुरूप बटेगी नहीं। अब 14 सीट है, 19 सीट लाया कहाँ से जाए? दावा करने वाले वो लोग हैं जो सीट का बंटवारा में नहीं है। अगर एकमात्र हेमंत तो सोरेन कोई और करेगा। हाँ, हेमंत सोरेन को अगर छोड़ दें तो झारखंड में महागठबंधन में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो वो तय करेगा कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। ठीक है, अब जब बेंगलुरु की बैठक हो जाएगी, सब कुछ सामान्य हो जाएगा और तय हो जाएगा। वो जो 4 तारीख की बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं जेएमएम का, वो कार्यकर्ताओं की इच्छा बताई गई। अब जैसे उसमें भी कांग्रेस ने एक अपने तरीके से फार्मूला बनाया है कि हजारीबाग, कोडरमा और गोड्डा में, इन तीनों में से एक मुसलमान को सीट जाना चाहिए, कैंडिडेट होना चाहिए। लोहरदगा, खूंटी और चाईबासा में एक क्रिश्चियन समुदाय से होना चाहिए कैंडिडेट। ये फार्मूला अभी बेसिक तौर पे है। अगर ये फार्मूला बैठा नहीं तो हो सकता है कि नहीं होगा, लेकिन ये कांग्रेस इसकी तैयारी कर रही है कि भाई इस तरीके से फार्मूला बैठा जाए। अब ये 3 सीट जो बचे, मान लीजिए पहले कर लेते हैं, तो अगर मुस्लिम सीट करेंगे तो हजारीबाग भी कभी मुस्लिम सांसद वहाँ से बहुत बार रहे। फुरकान अंसारी लगातार दावा करते हैं कि भाई गोड्डा से रहे हैं वो सांसद और मौका भी मिलना चाहिए। अब और पिछली दफा महागठबंधन से कोई मुस्लिम उम्मीदवार था भी नहीं, जो कि बहुत चर्चा का विषय बना। अब उसके बाद आइए देखिए 3 में लोहरदगा, खूंटी और चाईबासा। गीता कोड़ा आती है हो आदिवासी से, हो में उनकी बहुत पैठ है और उसी के दम पे वो मतलब प्रदेश अध्यक्ष तक का बात चल रहा है उनका। और कालीचरण मुंडा सरना, उसके बाद पहले लड़े थे रामेश्वर ओरा, वो भी सरना। अब इन तीनों में एक क्रिश्चियन समुदाय को देना है, ये ऐसा चल रहा है। लेकिन वहाँ तैयारी कौन कर रहे हैं? सुखदेव भगत लोहरदगा सीट पर। तो क्या गीता कोड़ा के सिटिंग सीट को काटा जाएगा या क्या वजह होगी, या कालीचरण मुंडा के सीट को काटा जाएगा, वो अभी तय होना बाकी है। लेकिन ये माना जा रहा है जिस तरीके से
कम्युनिस्ट मतलब तीनों पार्टियां जो लेफ्ट की हैं कि उनको एडजस्ट करेगी सरकार, मतलब महागठबंधन में एडजस्ट होंगे लोकसभा में। लेकिन जो पॉलिटिकल जो जानकार हैं या फिर पॉलिटिकल खबरों को लेकर के जो एक्टिव लोग हैं, जो उसके में लगे हुए रहते हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि वाम दल अब इस तरीके से उसका जनाधार झारखंड में नहीं है कि लोकसभा में सीटें दी जाए, महागठबंधन में शामिल कराया जा सकता है और विधानसभा का भी चुनाव 2024 में ही होना है, तो हो सकता है कि वाम दल को विधानसभा में कुछ सीटें पहले से ये प्रॉमिस कर दिया जाए। ये गलत तर्क है। अगर कोडरमा ही एक सीट का हम जिक्र कर लें, जो माले के पास उम्मीदवार हैं जितना मजबूत, बाकी महागठबंधन में किसी भी उम्मीदवार उतना तगड़ा नहीं है। आप राजकुमार यादव की बात, हाँ, उनका एक बेहतर जनाधार है और वहाँ पे वो जो अकेले दम पे भी दिखा सकते हैं, वो बाकी आप किसी उम्मीदवार महागठबंधन, जेएमएम के पास अभी जिन वो जो पूर्व विधायक गए हैं उनका एक सहारा है, कांग्रेस के पास अभी जो हम लोगों ने खबर लिखी थी उसमें किसका नाम है वो उसको। लेकिन आप जो जिस आधार पे जनाधार की बात कर रहे हैं वो यादव वोट बैंक को लेकर के है कोडरमा में। अब अन्नपूर्णा देवी जब से बीजेपी में गई है तो उस इलाके का जो यादव है, ऑलरेडी झारखंड में माना जाता है कि यादवों का एक बड़ा वर्ग जो है वो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ रहता है, तो वहाँ पे अन्नपूर्णा देवी के आने के बाद यादवों का बड़ा समूह तो बीजेपी के साथ और इंटैक्ट हुआ है और वो खुल करके सामने आ रहा है। आप वैसे आकलन कीजिएगा तो कभी आकलन सही नहीं कर पाइएगा। एक लोकसभा में कितनी विधानसभाएं आती हैं, कौन कहाँ मजबूत है, तो बगोदर में माले से अगर कोई भी कैंडिडेट को कोडरमा से रहेगा तो वो विनोद सिंह अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी हैसियत लगाएंगे। फिर राजधनवार से वो खुद उम्मीदवार रहे हैं, वहाँ से वो जीते भी हैं, वो विधायक भी रहे। हाँ, तो वो दो जगह ऐसा है, पूरे दो विधानसभा जहाँ से पार्टी को अपने दम पे लीड मिल सकती है। ठीक है, बाकी बचे विधानसभा में महागठबंधन के लोग उनका समर्थन करेंगे। उसी तरह की हजारीबाग में सीट में आप भले ही कोई नहीं आपको माले का दिखेगा, पर वहाँ पे हजारीबाग में ऐसे कम्युनिस्ट लीडर लोग हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत हैं और उनका एक अपना वोट बैंक है, भले वो कम हो सकता है। तो कई बार अब वो बहुत सिमट गया है। आप जो जनाधार की बात कर रहे हैं, तो अब जब एडजस्ट करने की बात आएगी तो दो मांगेंगे वो उनको मिलेगा एक, या दो मांगेंगे मिलेगा शून्य। वो तो हेमंत जी को, राहुल गांधी जी को और तमाम जो कम्युनिस्ट के लीडर हैं वो तय करना होगा। लेकिन रियल खेल सिर्फ पार्टियों में नहीं होगा। ये अगर कोई भ्रम पाला है दर्शक तो इसको भी दूर कर लीजिए और जर्नलिस्ट भी। रियल खेल इस बार होगा निर्दलीयों का। वो कैसे? जैसे ही ये पांडे जी, आप निर्दलीय का जब सवाल कर ही दिए हैं तो यहाँ चूंकि कमेंट में भी कई लोग बोल रहे हैं, पहले हम लोग बातें अपनी पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ कमेंट है कि जयराम महतो ने एक पार्टी बनाई है और उन्होंने घोषणा की है कि सभी लोकसभा सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या निर्दलीय में जयराम महतो की पार्टी का उम्मीदवार भी शामिल उसी में कर रहे हैं आप उसको? हाँ, क्योंकि उनका तो कोई सिंबल नहीं है ना पॉलिटिकल पार्टी, उनके सारे उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। आपके अनुसार जयराम महतो चुनाव तक का अपना सिंबल तो मिल सकता है ना, पार्टी का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाए? नहीं, आप मांग सकते हैं, आप दावे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वोट लाना पड़ता है या सीट जीतना पड़ता है, तब उसके बाद आपको एक पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलता है। आप सिर्फ क्लेम करते हैं कि भैया हमको 4 गो वाला है, इसमें ई वाला दे दीजिए। अब उसमें देखिए, आपको स्थिति समझिए। लोबिन बागी हैं, वो राजमहल से अपना रास्ता खोज रहे होंगे, क्योंकि वो जितना कड़ा बोलते हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ, उतना ही विजय हांसदा के भी खिलाफ हैं। वो तो बाबूलाल के खिलाफ भी बोल रहे हैं उसी हिसाब से। हाँ, तो राजमहल में बाबूलाल के खिलाफ क्या बोल रहे हैं? जैसे बाबूलाल यूसीसी पर बाबूलाल आज जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उन्होंने यही कहा कि हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी जी आप चुप क्यों हैं, आप बोलिए, आप अगर आदिवासी हैं तो बोलिए। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन वो सवाल पैरेलली दोनों तरफ कर रहे हैं, बीजेपी और महागठबंधन के बीच भी, जामुमो के बीच भी। अब देखिए क्या होता है कई बार कि जब लोगों को सचमुच लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ठग रहा है तो तीसरे को मौका मिलता है। इसी का एक उदाहरण है आम आदमी पार्टी का उदय होना। तो झारखंड में वो परिस्थिति बनती हुई नहीं ना दिख रही है। तो कोशिश तो जयराम महतो जैसे लोग भी कर रहे हैं कि भाई हो सकता है कि एक विकल्प बन जाए। तो वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि ये सफल हुए कि नहीं। प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए,
बाबूलाल महाराज जिस तरह से धनबाद में जयराम महतो की पार्टी के द्वारा जो सभा किया गया, जो वहाँ पर, और वहाँ पर जितनी भीड़ जुटी बलिया में, तो आप कैसे नहीं कह सकते हैं कि वो परिस्थिति नहीं दिख रही है। जो भीड़ जुटी वो तो यही चाह रही है कि परिस्थिति बदले, तभी तो भीड़ जुट रही है ना। ठोस तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता। भीड़, आप कोई एक नेता का नाम बता दीजिए जिसकी सभा में जयराम महतो से अधिक भीड़ जुटती हो, कोई एक नेता का नाम बताइए। नहीं, देखिए, भीड़ उसके सभा में जुटती है सनी। आप भी कवरेज करते हैं और हम लोग भी कवरेज करते हैं। जो सरकार से सवाल पूछता है, आंख में आंख मिला करके खड़ा होता हुआ दिखता है। तो अभी जयराम महतो कुछ मुद्दों पे खड़ा है, नहीं, सवाल पूछ रहे हैं, तो लोग उनके पास जुट रहे हैं। लेकिन वो भीड़ कौन है, क्या उस भीड़ का वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, और वोट में कन्वर्ट भी हो जाएगा तो क्या वो जिताऊ भीड़ है या फिर कुछ एक बड़ा वर्ग है जो सिर्फ जुड़ा हुआ है। सवाल का जवाब मेरे पास मिलेगा। भीड़ जिताऊ हो या ना हो, हराऊ हो सकती है। हाँ, ये खेल होगा जो आप बोले कि निर्दलीय की भूमिका ज्यादा होगी। हाँ, आप देखिए, जैसे तो ये किसके लिए नुकसानदेह होगा? दोनों पार्टियां, सारे पार्टियों के लिए नुकसानदेह होगा। जहां जिसका गोटी फिट कर गया वहां वो मत खा जाएगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लोबिन हेम्ब्रम अगर बागी होके लड़ गए राजमहल में निर्दलीय चुनाव, तो वो वोट किसका डैमेज करेंगे? महागठबंधन का डैमेज करेंगे। फायदा किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगा। आजसू भी इसीलिए चाह रही है कि इस बार कम से कम अकील अख्तर के ही नाम पे हम लोगों को वहाँ सीट मिल जाए। मतलब अकील अख्तर मजबूत है, एसटी को कोई भी उम्मीदवार होगा तो वहाँ से हमको सीट मिल जाए। उनका अपना दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है। अब ये दोनों सीट पे, वहाँ पे तो बाबूलाल का कोई मतलब नहीं बनता। अगर वो बाबूलाल को कह रहे या बीजेपी को समान तौर पे अगर वो दोषी मानते हैं और सत्ता पक्ष को वर्तमान में, तो इन दोनों के खेल में जैसे गठबंधन होता है, ईवीएम में जैसे ही ऑप्शन कम होता है तो आप समझ लीजिए एक नए का उदय होता है। और झारखंड एकमात्र ऐसा शहर है, आसपास के राज्यों में अगर आप शहर को देखेंगे, यहाँ की लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ के हर बड़े नेता चुनाव हारे हैं। बाकी राज्यों में आपको ऐसा बिरले ही देखने को मिलेगा, आसपास के राज्यों में। दूसरी बात, यहाँ पे अगर पिछले सिर्फ 14 और 19 का आंकड़ा छोड़ दीजिए तो 44% नए विधायक आते हैं हर बार चुन के विधानसभा में। इसका मतलब क्या है कि एक लार्जर स्केल जो राज करती है उससे जनता इन्वाइट हो जाती है, नए को मौका दे देती है। नहीं तो ज्यादातर जगहों पे ऐसा होता है। हाँ, तो अब ये रहा राजमहल का। अब दुमका सीट पे देखिए, दुमका सीट पे अगर महागठबंधन के तरफ से कोई भी अगर उम्मीदवार होता है, मान लीजिए बाबा खुद होंगे, तब तो कोई वहाँ पे मतलब किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है कि उनको चुनावी तौर पे उनके बगावत करके लड़ जाए या कोई उनके खिलाफ आ जाए। लेकिन कई बार देखा गया है कि बाबूलाल मरांडी खड़े होकर उन्हें हराएं, तो क्या ऐसा सीन फिर बन सकता है? हारने के लिए तो पिछले दफा ही वो नेता मतलब विपक्षी पार्टी निर्दलीय में किसी की कुव्वत है या फिर कोई एक ऐसा शख्स है महागठबंधन में कि जो आशा रखता है कि हमको इस बार टिकट मिलना चाहिए दुमका से। गुरुजी के फैमिली में ही है जो लोग दावा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उनके पास इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो ना मिले तो वो बगावत कर जाएंगे। मेरा ये है, समझिए इस बात। सीता सोरेन फॉलोअप में मुझे लगता है कि 1-1.5 साल पहले इंटरव्यू जब दे रही थी, जब वो बागी थी और मुखर होकर लगातार बोल रही थी, तब उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन की जो मां है उन्होंने जुबान दी है कि सीता सोरेन की बेटी गुरुजी के बाद दुमका से चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये सब बात सही है। कई बार बोलते हैं कि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। ठीक है, अब किसी की पोती आएगी और इच्छा जाहिर कर देगी चुनाव लड़ने का, तो क्या कहेगी दादी? तो ये ये कह रहा हूं हम लोग इस पे अगर किसी को मिले या ना मिले, अगर बाबा लड़ेंगे तो वहां पे कोई इस तरीके का आदमी नहीं आएगा। निर्दलीय भी आएगा मैदान में, बीजेपी के तरफ से तो होगा ही कैंडिडेट। पांडे जी, हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि महागठबंधन के भीतर और एनडीए के भीतर जो है खींचतान शुरू हुआ है। हम लोग अब एनडीए पे आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये जो गिरिडीह से जो शुरुआत हुआ लोकसभा चुनाव का, जो शंखनाद किया जेपी नड्डा ने, उसके बाद आजसू के मन में भी एक सवाल उठने लगा है और मीडिया के भीतर भी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या गिरिडीह का भी जो सीट है इस बार बीजेपी अपने पक्ष में अपने पास रखना चाह रही है। और आजसू जो पाकुड़ में जो कल जिस तरीके से जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद आजसू के भीतर से भी खबरें निकल करके आई, भले ही वो मीडिया में वो प्लांट कराया जा रहा है या फिर जो भी वजह हो,
लेकिन ये बोला जा रहा है बाकायदा कि भाई 2 सीट पे हम लड़ेंगे। मतलब स्पष्ट है कि आजसू को लग रहा है कि अब 1 सीट से काम नहीं चलना है, 1 सीट हमको मिला, हम जीत गए। और आजसू ये भी मान करके चल रहा है कि ये जो पिछला 5 उपचुनाव जो हुआ, आजसू को तो ये मालूम है ना कि बीजेपी के लिए आजसू कितना अहमियत रखता है झारखंड में। अब छोड़ नहीं सकता है। अब अभी वो स्थिति नहीं है पहले वाली। 2024 को खास करके देखते हुए जिस तरीके से पीएम मोदी और अमित शाह एक सीट पे खुद से जो है ये कर रहे हैं, तो आज नहीं, पहले सवाल इसको ऐसे कीजिए। 5 उपचुनाव में 1 उपचुनाव लोकसभा और विधानसभा अलग नहीं, अलग है, वो एक अलग चीज है, परसेप्शन का बात है। आजसू की दावेदारी, पॉलिटिक्स टोटल परसेप्शन, दावेदारी क्यों बन रही है? नहीं सुन लीजिए, पहले ये आजसू रामगढ़ में चुनाव जीता, अभी डुमरी को लेकर के भी स्थिति जिस तरीके से बन रही है और जो खबरें हैं कि एमआईएम भी कैंडिडेट अपना देगा जो वैसी की पार्टी है, तो फाइट तो वहाँ भी बहुत अच्छे से होने जा रहा है डुमरी में। तो आजसू ये मान करके चल रहा है कि भाई जब हम ठीक ठाक पोजीशन में हैं, अभी वक्त है बार्गेनिंग का, तो आप देखिए कि आप गिरिडीह में उसके क्षेत्र में घुस करके आप एक कार्यक्रम करते हैं, वहाँ से चुनावी संघनाद करते हैं। तो आजसू सुप्रीमो ने जाके पाकुड़ में राजमहल लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है वहाँ पे। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर लोकसभा में जिस तरीके से विधानसभा में हुआ, आजसू को अगर बीजेपी कह देगी कि हम 1 सीट नहीं देंगे, आजसू लड़ सकती है, जीत नहीं सकती लोकसभा कोई भी, गिरिडीह भी, ठीक है, जहाँ से उनके सांसद आते हैं। इसी घमंड में तो 2019 में विधानसभा में हारे ना। ये जो बीजेपी को जो आप बोल रहे हैं और ये जो सनी सरद, ये आपका नहीं, ये बीजेपी के लहजा में ही आप बता रहे थे। तो इसी टोन और इसी घमंड के चलते तो ये हाल हुआ। जो होगा परिस्थिति बाद में नजर आएगी। बीजेपी अगर इस बात को देखिए, तो बीजेपी क्या तैयार है इस परिस्थिति के लिए? बिल्कुल, मतलब 1 भी सीट नहीं दे सकती। हाँ बिल्कुल, इस बात को आप कंठस्थ नोट कर लीजिए। बीजेपी किस तरीके से आप दावा कर रहे हैं, जैसे अभी महागठबंधन को लेकर के जो आप दावा कर रहे थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे, बीजेपी को लेकर के जो आप दावा कर रहे हैं खुद से कि बिल्कुल ऐसा होगा, तो क्या राष्ट्रीय नेतृत्व से आपकी बातचीत हुई है? बिल्कुल, उनके बहुत बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई है। यही शर्त है कि अगर इच्छा प्रबल हुई तो गिरिडीह भी सीट लेकर छोटे भाई आजसू को विधानसभा में अधिक सीटें दी जाएंगी, लोकसभा में नहीं। अब बताते हैं राजमहल का सीट का। राजमहल एकमात्र, अब वो तैयार होगा या नहीं होगा वो तो मतलब आजसू के मन में जो संदेह है, मतलब आजसू के भीतर जो संदेह उत्पन्न हुआ गिरिडीह में कार्यक्रम के बाद, वो एक तरीके से सही है जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि गिरिडीह को लेकर के बीजेपी में आजसू का कोई भी नेता इस पे संदेह नहीं जाहिर किया। क्यों, आप समझ लीजिए, एक आप खुद बातचीत कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता ये मान रहे हैं कि गिरिडीह को भी इस बार रख लें और इनको विधानसभा में ज्यादा सीटें दें। बीजेपी में चर्चा है ना, ऐसा आप मान रहे हैं ना, आपकी बातचीत हुई है ना। तो अब आजसू के मन में ये संदेह क्यों नहीं जाएगा? जिस दिन गिरिडीह में जेपी नड्डा मौजूद थे, वहां पे आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे थे, हुल दिवस था शायद उस दिन भी मीडिया के लोगों ने उनसे एक सवाल किया कि भाई आप ही के क्षेत्र से क्यों शुरू हुआ, तो वो थोड़ा असहज दिखे। हालांकि चूंकि इतने बड़े नेता हैं तो वो खुल करके तो कुछ करते हुए दिखेंगे नहीं, लेकिन अब हम लोग जो अभी बातचीत कर रहे हैं, 1 दिन पहले ही राजमहल में जाकर के आजसू का कार्यक्रम हो रहा है, अचानक से इस लेवल से कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम तय था, पार्टियां दोनों अपने हर स्तर से लोकसभा स्तरीय बैठक करती रहेंगी। राजमहल पे आजसू क्यों स्वाभाविक दावा करने के पक्ष में हो सकता है, आप समझ लीजिए इस बात को। राजमहल एक ऐसा सीट है जो कभी बीजेपी के पाले नहीं आया। वहाँ 5.5 लाख से भी अधिक वोटर मुसलमान है, 6.5 लाख से भी ज्यादा। अब वहाँ पे समझ लीजिए, इसीलिए तो मुसलमान कैंडिडेट को आजसू आगे कर रहा है। वहाँ एसटी रिजर्व है। अच्छा, एसटी रिजर्व है वहाँ, समझिए वो आजसू का दावा ये है कि भाई आपको तो नहीं देंगे मुसलमान ना वोट, तो चेहरा तो आगे करके रामगढ़ में सनी, आप देखिए रामगढ़ में 2 चीज हुआ। जब उपचुनाव हो रहा था, मैं वहां पे गया था जिस दिन नॉमिनेशन होना था चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी का, तो वहां पे कई तरीके की नारेबाजी हो रही थी। सीपी सिंह और भी जो बीजेपी विधायक गए थे समर्थन करने, तो वहां पे जय श्री राम और ये जो स्लोगन जो राजनीतिक नारा हो गया है आज के डेट में, बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे थे।
सुदेश महतो जी से हम लोगों ने यही सवाल किया था, हमने ही सवाल किया था कि क्या रामगढ़ का जो उपचुनाव है वो जय श्री राम जैसे नारों पे होगा या फिर जो असल मुद्दे हैं, चूंकि 3 साल हो गया था सरकार का। सीपी सिंह बगल में बैठे हुए थे, सुदेश महतो ने स्पष्ट कहा कि मेरा अलग दल है, बीजेपी दल है, हम लोग सहयोगी हैं, हम अपने अपने लोगों दलों का अपना अपना नारा है, हमारा जो है वो सामूहिक विकास और वो जो उनका संकल्प हरियाली और जो टैगलाइन है पार्टी का, तो ये तो स्पष्ट वो करते हैं कि ठीक है कि हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मुसलमानों का एक वर्ग जो है वो आजसू को रामगढ़ में साथ दिया, तो आजसू के भीतर तो हमेशा कोशिश रहती है कि मुसलमानों को कैसे साथ मिले। तो राजमहल में जो एक कोशिशें हो रही है, आप भी बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी कभी वहाँ पे कुछ कर नहीं पाई, अच्छा तो क्यों ना आजसू वहाँ पे दावा करे, जब आप जब एक सीट गिरिडीह जो एकमात्र सीट जो कि जिसपे जीत भी आजसू ने दर्ज किया, एक तरीके से अगर देखा जाए तो आजसू का 100% रिजल्ट आया, बिल्कुल एक सीट आप दिए और एक सीट जीत गई आजसू पार्टी। तो इस बार जो दावेदारी है संदेहों के बीच में, तो क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, ये देखिए ये देखिए आया है, विपुल दुबे जी लिखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से देवीधन भेसरा राजमहल से सांसद रहे हैं। हाँ, वो शायद 9 के आसपास रहे होंगे, 9 में रहे होंगे और फिर उसके पहले रहे होंगे जब थे, उसके बाद का ये प्रकरण है। फिर थॉमस आजाद जीते, फिर लगातार विजय। खैर मेरा जो सवाल है लंबे अरसे एक बार जितना किसी का सीट नहीं हो सकता, जिस उसी आधार पे गिरिडीह सीट को आजसू ये नहीं कह सकती लोकसभा की हमारा सीट है। देखिए, लेकिन अब क्या है कि और आप लोगों को कभी लगे डिस्कशन के दौरान किसी भी दिन कि कहीं कुछ गलतियां हो रही है, तो आप जरूर सजेस्ट करें, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको सुधारेंगे और तुरंत सुधारने की कोशिश भी करेंगे। तो फिलहाल पांडे जी सवाल यही है कि भाई आजसू दावा क्यों न करे राजमहल पे, जब एकमात्र सीट गिरिडीह पे भी बीजेपी की आंखें हैं, उस पर भी निगाहें हैं, कर सकती है। देखिए, ये अभी क्या है, जब आजसू बैठेगी बीजेपी के साथ तो वो तय करेगी कि एक लोकसभा तो हमारा है ही, दूसरा हमको राजमहल दे दीजिए, आप वहाँ से जीत नहीं पाते, एक बार हमको ट्राई कर लीजिए। लेकिन गिरिडीह लोकसभा आजसू को मिलेगा फिर से दोबारा, वो तय होगा डुमरी उपचुनाव में, क्योंकि वो गिरिडीह लोकसभा में आता है डुमरी एक विधानसभा। अगर डुमरी में पिछले बार चंद्र प्रकाश चौधरी 10,000 से लीड किए थे, 91,000 वोट आया था लोकसभा में उनको, सिर्फ डुमरी से 81,000 आया था जगन्नाथ महतो को। लेकिन अगर ये डुमरी जीतेंगे और फिर वो जाएंगे और कहेंगे कि गिरिडीह रिटेन रहने दीजिए, तो बीजेपी को बहुत दिक्कत नहीं होगी कि भाई हाँ आप रिटेन रहने दीजिए। अब ये कोई आधार नहीं है, चंद्र प्रकाश चौधरी ने अब जो नहीं रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को तकरीबन 2,48,000 वोट से हराया था। हाँ, तो आप सिर्फ एक उपचुनाव को लेकर के कैसे आधार बनाएंगे? इस हिसाब से तो 5-5 उपचुनाव बीजेपी हार चुकी है, तब उन 5 सीटों पे दावा आजसू करने लगे। नहीं, ये आप समझिए इस बात को। ठीक लोकसभा से पहले जो वहां पे एक विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है वो है डुमरी। अगर डुमरी में आजसू ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया तो अगर वो कहेंगे कि हमारा एक सांसद कम से कम जाए हमारी पार्टी का दिल्ली में, इसी आधार पे मिला था पिछले बार भी, क्योंकि वहां से लगातार बीजेपी जीतते आ रही थी, अपने कैंडिडेट को तोड़ के और आजसू को दिया था। सिर्फ कोई उनका हक नहीं बन रहा था, आप जो ऐसे कह रहे कि हक बन रहा हो, वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने दी। गठबंधन तो हक और अपने अपने दलों को बढ़ाने के लिए होता है ना, डुमरी तय करेगा। लेकिन अगर आजसू कहेगी कि नहीं हमको 2 सीट चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि गिरिडीह ही मिले, कोई एक और नया सीट और राजमहल भी मिल सकता है, या सिर्फ एक ही सीट गिरिडीह पे ही उनको शांति रहना पड़ सकता है। रांची मिल सकता है क्या? क्योंकि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो यहाँ चुनाव भी लड़ चुके हैं। मिल सकता है, अगर सुदेश महतो खुद इच्छा जाहिर करेंगे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको सामने देखना पड़ता है कि दूसरे दल से कौन नेता सामने आएंगे, वो किस जाति से हैं, यहाँ किस किस जाति का है। जैसे आप रांची विधानसभा में बात करेंगे तो आपको कौन कौन सा आता है, रांची, कांके, हटिया, एक लोकसभा का हम लोग अलग से फिर विश्लेषण करेंगे। हाँ। आज हम लोग ओवरऑल एक डिस्कशन कर रहे थे कि भाई एनडीए और यूपीए में जो खींचतान शुरू हो गया है सीटों को लेकर के, उसका चुनाव पर
उन संगठनों पर क्या असर पड़ेगा चुनाव के दौरान? आखिर में सनी जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें कि ये जो खींचतान है, क्या वो चुनाव के दौरान जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, उसको जब सार्वजनिक कर दिया जाएगा, तो क्या उसके बाद भी कुछ कटुता रह जाएगी? ये जो चीज़ें अभी बयानबाजी जो शुरू हुआ है उसको लेकर देखिए, पिछले कुछ चुनाव से जो दिखा है उससे तो यही दिखा है कि कुछ तो मनमुटाव रह ही जाता है। और चुनाव में कई कैंडिडेट चाहे इधर इस खेमे से हो या उस खेमे से उतरते हुए दिखे हैं। तो अब इस चुनाव में भी वही होगा, क्योंकि कई सीट ऐसी है जिस पर निगाहें कई पार्टियों की है। जैसे कि पांडे जी बताए कि महागठबंधन में इस बार एडजस्ट करने की कोशिश वामदल की होगी। वामदल अगर एडजस्ट होगा तो उसकी नज़र हजारीबाग सीट पर रहेगी। अब हजारीबाग पर योगेंद्र साव और तमाम जितने कांग्रेस के और नेता हैं, सौरभ नारायण सिंह और सभी की नज़रें पहले से है, तो वहाँ तो खींचतान होगी अगर गठबंधन उससे भी हो गया, क्योंकि बैठक होगी और जब राष्ट्रीय स्तर की बात होगी तब तो लेफ्ट को भी कम से कम एक सीट तो देना होगा। अब दूसरी बात है कि एनडीए में भी अगर यही हाल रहा, जिस हिसाब से मनोज जी बोल रहे हैं कि बीजेपी अगर आजसू 2 सीट मांगेगी तो बीजेपी हो सकता है कि अकेले चुनाव लड़ ले। अगर अकेले नहीं, मतलब एक भी सीट ना दे और वादा करे कि विधानसभा में आपको ज़्यादा मिल जाएगा सीट। हाँ, तो हो सकता है कि आजसू इस पर मान भी जाए, क्योंकि आजसू का ज़्यादातर फोकस झारखंड पर है, सेंट्रल में उतना फोकस नहीं है। चंद्रप्रकाश चौधरी भले ही जीत कर, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी दल नहीं चाहेगा कि लोकसभा में अगर एक भी सीट जीता है तो वो भी और सिमट जाए। हाँ, यही वजह है कि हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि 2 सीट पर आजसू दावा करेगी। और एक ये स्ट्रेटेजी भी होता है किसी भी पार्टी का कि आप 2 मांगिएगा तो कम से कम एक तो मिल ही जाएगा। हम लोग जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आजसू को ये जो खतरा महसूस हो रहा है गिरिडीह सीट को लेकर के, हो सकता है उसी पे दबाव बनाने के लिए राजमहल पे भी फोकस किया जा रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि ये भी चला जाए, इसलिए 2 पे दावा करो ताकि गिरिडीह सुरक्षित रह जाए। हाँ बिल्कुल। और इसको मतलब जो खांटी लोकल भाषा में मर मोलाई बोलते हैं हम लोग, तो वो तो खेल चलेगा और ये अंतिम समय तक चलेगा। और आजसू ही एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम समय तक कुछ नहीं बोलती है। एकदम अंतिम में आप देखिए 2019 में भी जो गठबंधन को लेकर लड़ाई झगड़ा होते रहा विधानसभा चुनाव के दौरान, कुछ भी नहीं बोली। अंतिम समय में उन्होंने घोषणा किया कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे और जो कुछ भी होगा। तो अब चूंकि अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी और आजसू, बीजेपी की फिलहाल चूंकि स्थिति भले ही दिख मजबूत रही है, लेकिन अंदर से 2024 जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो टीम लगा है, वो एक एक सीट पर जिस तरह से बारीकी से मेहनत कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अमित शाह जब पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू किए तो वो झारखंड का चाईबासा सीट था। तो झारखंड पर इस कदर नज़र है, आप समझिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की टीम का, तो झारखंड की 14 सीटों की बारीकी से मॉनिटरिंग हो रही है और ये कोशिश हो रहा है कि किस तरह से एक एक सीट को साधा जाए। अब इस हिसाब से भी समझिए कि बीजेपी और आजसू बैठ नहीं सकती है या आजसू को बीजेपी नाराज नहीं कर सकती है, क्योंकि चूंकि एक ट्राइबल वोट तो पहले ही धीरे धीरे कट रहा है और जिसको जोड़ने के लिए बाबूलाल मरांडी को लाया गया है। एक महतो वोट जो सुदेश महतो के जरिए जुड़ता है, वो भी अगर पीछे छूट जाए तो बीजेपी और कितनी कमजोर हो जाएगी। जबकि जयराम महतो की पार्टी, जो महतो बहुल ही ज़्यादातर समर्थक हैं उनके, तो वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो फिर वोट काटेंगे, तो समझिए कितना नुकसान हो सकता है। तो ये तो हाल है। इसी बीच कई कमेंट लगातार आ रहे हैं और हाँ, कुछ सवाल भी ले लिया जाए इससे पहले कि हम लोग समाप्त करें। हालांकि हम लोगों की कोशिश यही थी कि आधा घंटा से ज़्यादा लंबा नहीं हो, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ सवाल लेने की कोशिश करते हैं। और आप लोग लाइव को शेयर करना शुरू कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लिख रहे हैं कि गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, कोल्हान, चतरा में JBKSS का निर्णायक होगा। JBKSS मतलब वो जयराम की पार्टी। ये उसके पीछे तर्क दे रहे हैं कि इन जगहों पर 1000 से अधिक जनसभा हो चुकी है और उसमें हजारों की भीड़ देखी गई है। तो ये तो पांडे जी भी बोल ही रहे हैं कि निर्णायक होगा, जिताऊ हो या नहीं हो, हराऊ हो सकता है। और भी देखिए, बीजेपी टिकट काटेगी बहुत सांसदों का, ये तो तय है। ठीक है, बातचीत से लग गया, मतलब अभी जो हाँ करंट सांसद है। अब 7-8 जो सीट है जिसको बीजेपी ने रेड सर्कल से घेरा है। अब उसमें देखिए कि बीजेपी देखती है पहले कि क्या अगर इस सांसद का टिकट कटा और अमुक आदमी को दिया तो कहीं ये निर्दलीय तो नहीं आएगा मैदान में या किसी दूसरी पार्टी से, तो वो सारे दल देखते हैं।
अगर मान लीजिए लोहरदगा में कांग्रेस भी ये इस बात को देखेगी कि हमको किसके सीट देने से और किसको किस तरीके से शांत करा के रखा जा सकता है, कोई दूसरे पाली में तो गेंद नहीं चला जाएगा, कोई मजबूत कैंडिडेट वहाँ से तो नहीं लड़ लेगा। पलामू में ही देखिए आरजेडी का भी पूरा ये है, इस बार पलामू में अपने आप को जेएमएम ने भी मजबूत किया है, लिहाजा वहाँ के जिला अध्यक्ष भी बहुत रेस में हैं। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, कामेश्वर बैठा है, घुरन राम है, ऐसे बहुत। कामेश्वर बैठा को तो बकायदा बोल करके लाया गया है कि आपको हम देंगे। हाँ, तो उस तरीके से कि अब जैसे जिनका जैसे गठबंधन होगा तो पांडे जी जो हाँ संक्षेप में और कोई सवाल। सनी उरांव जी एक हैं दर्शक हमारे सम्मानीय, उन्होंने लिखा है कि टिकट न मिलने की स्थिति में क्या लोकसभा के समय यूपीए से कुछ बड़े नेता एनडीए का रुख कर सकते हैं? ये तो आम बात है, यूपीए के क्या एनडीए के भी नेता जो है इधर से उधर पलटी मारेंगे। इसमें कोई ये बहुत ही नॉर्मल जो इलेक्शन के दौरान जो चीज़ें होती हैं ये वो चीज़ें हैं तो होंगी। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा दिल से किसी से जुड़ गए हैं कि भाई ये बहुत वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं किसी पार्टी से तो नहीं हटेंगे, तो आप ये भूल जाइए, वैचारिक प्रतिबद्धता नाम की चीज़ जो है अब नहीं रही। सिद्दीकी अल्ताफ जो हम लोगों के सहयोगी हैं, आज वो घर पर आराम कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं आज दर्शक हूं सर, जयंत सिन्हा को 24 में किस कैंडिडेट से कांटे की टक्कर मिल सकती है? जयंत सिन्हा हजारीबाग से। जयंत सिन्हा को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी तो वो खुद सवालों के घेरे में है, और बीजेपी ने जो 7 सीटों को जो चिन्हित किया है कैंडिडेचर को लेकर के कि भाई एक कैंडिडेट दोबारा इनको टिकट मिले कि नहीं मिले, उसमें एक हजारीबाग भी है। तो आप ये बीजेपी के भीतर की खबर है, हालांकि इसको आप सार्वजनिक कोई कोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जो चीज़ें तय है जो बीजेपी का अपना वर्क कल्चर है उसके मुताबिक जो देखा गया है, तो उसमें जयंत सिन्हा को दोबारा टिकट इस बार मिलना है कि नहीं मिलना है वो भी तय नहीं। यूपीए का कैंडिडेट होगा जिनसे की टक्कर होगी, ऐसे कह सकते हैं। कुमार राजा जी जो कांग्रेस के रांची जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है कि अच्छा रही चर्चा, अच्छा रहा, मैं कभी न्यूज़ नहीं देखता, डिबेट तो बिल्कुल नहीं, ये फॉर्मेट अच्छा है। शुक्रिया कुमार राजा जी। इसके अलावा कुमार राजा भी लगातार प्रयास में हैं कि कांग्रेस पार्टी से जो है विधानसभा के लिए उनको टिकट मिले रांची से। अच्छा, और यूथ लीडर हैं, काफी प्रयासरत रहते हैं लोगों। जेएमएम में ही ये लेकिन चुनाव के दौरान कई सारी चीजें होती है, सीटों का बंटवारा उस समय काफी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत हो सकता है ये मेहनत के ही बल पे हो कि आगामी जो म्युनिसिपल का इलेक्शन हो उससे भी इनको खुश किया जा सकता है। अगर परिस्थितियां इनके अनुकूल बनी, अगर कोई जाति का बैरियर नहीं आया, कैटेगरी का बैरियर, तो हो सकता है कि कुमार राजा को कहा जाएगा कि आप विधानसभा की जगह म्युनिसिपल इलेक्शन मतलब इन पे पार्टी ध्यान दे रही है, नजर रखी हुई है, मेहनत कर। और कोई सवाल? कई लोग लगातार कर रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि संजय जी का पेट थोड़ा बड़ा हो गया, आप ऐसे करके बैठे हैं इसीलिए लग रहा है। नहीं, थोड़ा सा पेट निकल गया है, ये सही बात है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो फिलहाल हम लोग अब लाइव को समाप्त करते हैं और कोशिश, लेकिन दर्शक को उनको शुक्रिया अदा कीजिए कि दर्शक कितनी बारीकी से चीज़ों को देखता है, सामान्य तौर पे हम और आप नहीं देखते। सामान्य तौर पर पांडे जी आप पेट की भीतर का बात लेकर आते हैं और दर्शक पेट देखकर बता देते हैं। तो आप शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ आप तक लाइव के जरिए पहुँचें, और जो चीज़ें झारखंड की राजनीति में हो रही है या फिर झारखंड में जो बड़ी खबरें हैं उसको लेकर के आपके पास हम लोग आएँ और बताएं कि आखिर मामला क्या है और क्या क्या चल रहा है। तो आप लोग ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी बात जो है उन तक पहुँचे। शुक्रिया।